देखिए, मैंने स्कूलिंग जो है 10th तक की स्कूलिंग मैंने संत जेवियर्स हजारीबाग से किया। देखिए, मेरा बैकग्राउंड व्यवसाय का रहा है। 17-18 साल के एज में ही मैं बिजनेस में आ गया था। देखिए, राजनीतिक चूंकि हमारे पिताजी राजनीति में थे, तो हम लोग शुरू से इसको देखते रहते थे। तो मैंने 2008 में जो है पहला चुनाव अपना लड़ा। वहां से मेरे राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ। अगर आप कहेंगे तो मैं राजनीति कम करता हूँ, सेवा ज्यादा करता हूँ कि युवा लोग और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मुझे समाज के भीतर जाकर के उनका सेवा करने का ज्यादा मेरे अंदर जो था, ये ज्यादा मात था। नमस्कार, जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जाने अपने विधायक को। इस क्रम में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जो जन समस्याओं को लेकर सदन में सदैव मुखर रहे हैं, अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रखते हैं और जनता के कल्याण के लिए वो किसी हद तक जाते हैं। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा में तरह तरह के सवाल उठाते हैं और उसका निराकरण सरकार से कराते हैं। तो हम मिलवाते हैं हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल जी का। स्वागत है मनीष जी। आप अपना परिचय स्वयं दें। कि मेरा नाम मनीष जायसवाल है। मैं हजारीबाग सदर से पिछले 2 टर्म से विधायक हूँ। यानी आप 2014 में पहली बार विधायक बने जी, और दूसरी बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आप विधायक बने। तो अपने बारे में आप बताएं कि कैसे आप राजनीति में आए, या आप कहां से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मानते हैं? देखिए, मेरा बैकग्राउंड व्यवसाय का रहा है। मेरे पिताजी 24 सालों तक हजारीबाग नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। उसमें से काफी टर्म उन्होंने जो है निर्विरोध निर्वाचित होकर के वो आए थे। उसके बाद वो जिला परिषद के भी अध्यक्ष पद पर रहे। आपके पिताजी का क्या नाम? मेरे पिताजी श्री ब्रज किशोर जायसवाल, हजारीबाग से ही उन्होंने छात्र राजनीति से अपना राजनीति में एंटर किया था। पहले वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस से उन्होंने 1990 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और उसके बाद झारखंड विकास मोर्चा के वो स्थायी सदस्य थे। जब से झारखंड विकास मोर्चा बना उस समय से वो कोषाध्यक्ष थे और जब तक उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो गया तब तक वो उसके सदस्य बने रहे। तो अपने बारे में आप अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से मानते हैं और कब से? देखिए, 2008 में जब बहुत सालों के बाद नगर पालिकाओं का चुनाव की घोषणा हुई और डायरेक्ट इलेक्शन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया, तो मेरे मन में ये बात आई कि मुझे भी इसमें आना चाहिए। मैं हमेशा से ये मानता था कि युवा लोग और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ताकि ये जो एक आम धारणा है राजनीति को लेकर के कि राजनीति में केवल स्वार्थ वाले लोग या परिवारवादी लोग ही रहते हैं, इससे इतर कुछ हो सकेगा। तो मैंने 2008 में जो है उपाध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका हजारीबाग के लिए जो है पहला चुनाव अपना लड़ा। ये कब की बात है? ये 2008 में था। ये 2008 अप्रैल के लगभग में चुनाव हुआ था और लगभग हमको लगता है कि 14,000 वोट की मार्जिन से मैं जीत करके आया था। यानी कि एक ऐतिहासिक जीत आपने आज। जी, बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि मेरे ओपोनेंट को जो है वो 3,000 कुछ 200 वोट ही मिल पाए थे। वहां से मेरे राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ। उसके बाद 2012 में मैं झारखंड विकास मोर्चा से मांडू उपचुनाव के बाद स्वर्गीय टेकलाल महतो जी के निधन पर ये जो सीट रिक्त हुआ था मांडू, वहां से मैं चुनाव, जिसमें जयप्रकाश भाई पटेल जीत कर आए। जी, जिसमें जेपी भाई पटेल जी विजयी होकर के आए थे। वो आज आपके साथ विधायक भी हैं भारतीय जनता। जी बिल्कुल, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र का
कि आप व्यक्तिगत रूप से कभी भी किसी के विरोधी नहीं होते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कितनी शिक्षा दीक्षा हुई? देखिए, मैंने स्कूलिंग जो है 10th तक की स्कूलिंग मैंने सेंट जेवियर्स हजारीबाग से किया। उसके बाद +2 मैंने सेंट जेवियर्स बोकारो से किया 83 और 85 के बीच में। उसके बाद मैं वापस आकर के सेंट कोलंबस हजारीबाग से मैंने स्नातक की परीक्षा पास की। मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसी क्रम में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और उनको बेड पे रहना पड़ा 6 महीने तक। तो घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता था कि जो घर का कारोबार है मैं देखूं। तो बहुत कम एज में, आप समझिए कि 17-18 साल के एज में ही मैं बिजनेस में आ गया था। और अपने पिताजी का जो व्यापार था उसको मैंने, अगर आप कहेंगे तो एक तरीके से विस्तार देने का काम भी किया। जी, हम लोगों ने उसको टेक ओवर किया और उसके बाद कई एक राज्यों तक उसका विस्तार हम लोगों ने किया। आप बचपन से राजनीति पे आना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? देखिए, राजनीतिक चूंकि हमारे पिताजी राजनीति में थे, तो हम लोग शुरू से इसको देखते रहते थे और मेरी रुचि तो राजनीति में थी ही, लेकिन राजनीति से ज्यादा मुझे समाज के भीतर जाकर के उनका सेवा करने का ज्यादा मेरे अंदर जो था, ये ज्यादा माद था। और आज भी अगर आप कहेंगे तो मैं राजनीति कम करता हूँ, सेवा ज्यादा करता हूँ। छात्र जीवन में कोई ऐसी घटना जो आपको राजनीति में या समाज सेवा में आने के लिए प्रेरित किया हो? क्योंकि मैं सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ा हूँ। सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग के इतिहास में पहली बार अगर कोई स्ट्राइक हुआ था किसी गलत कारण से, आप समझते हैं कि ये स्कूल्स जो होते हैं मिशनरी स्कूल्स, ये डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये अत्याचार भी अगर होता है स्टूडेंट्स पर, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था और एक स्ट्राइक भी सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग के इतिहास में पहला और आखिरी शायद जो है स्ट्राइक हम लोग के द्वारा किया गया था। और बड़ा आत्मसंतुष्टि मिला था कि जिस काम को लेकर के हम लोगों ने उसकी शुरुआत की थी, स्कूल प्रशासन को उसमें झुकना पड़ा था और जो जिन बच्चों को उसने पनिश किया था उनसे प्रशासन ने माफी मांगी थी। आपका जन्म स्थान कहाँ है और जन्मतिथि क्या है, और अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, मैं अपने नानी घर मोतिहारी बिहार में पैदा हुआ हूँ। 8 मार्च 1966 को मेरा जन्म हुआ था। आप जानते हैं अमूमन ये परंपरा है कि पहले पहले माताएं जो है अपने पहले डिलीवरी में अपने मायके जाती। जी जी। वही मेरी माँ के साथ भी था। तो वो मोतिहारी गई जहाँ मेरा ननिहाल है और वहीं पर मैं पैदा हुआ था। यानी अविभाजित बिहार है। उस समय तो एक ही बिहार था, झारखंड और बिहार एक ही था। जी जी। नहीं, अपने परिवार के बारे में, आप कितने भाई बहन हैं, या आपके परिवार में आपकी पत्नी बच्चे कितने हैं? देखिए, हमारे माता पिता के अलावे मेरे परिवार में मेरे 2 भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, मेरी एक बहन जो विवाहित है लखनऊ में, उनके हस्बैंड, उनके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, दोनों की शादी हो गई है और दोनों अपने अपने जीवन में मग्न है। मेरी पत्नी शिक्षा के क्षेत्र में है, स्कूल्स चलाती हैं हजारीबाग में। उनका क्या नाम है? निशा जायसवाल के नाम से जानी जाती हैं और लगभग अभी 8 से 9,000 बच्चों को का वो गार्जियनशिप कर रही हैं, उनको पढ़ाने का काम कर रही हैं। आपकी भी अभिरुचि रही है शिक्षा जगत में? जी, जब परिवार का कोई भी सदस्य अगर एक फील्ड में आगे बढ़ता है, तो परिवार के सभी सदस्यों का कर्तव्य भी बनता है कि उसको बैकअप करे। तो मैंने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनके व्यवसाय को या उनकी इच्छाओं को या जो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था उसको बढ़ाने में अपनी पूरी जितना मेरा ताकत था वो हमने लगाया। एक छोटा सा स्कूल से उसने शुरुआत किया और आज वो 4-4 स्कूल संचालित कर रही है। ये उसके लिए बड़ी बात है। राजनीति के अलावा आपकी अभिरुचि किन चीजों में है? देखिए, मैं राजनीति को इस तरीके से देखता हूं
कि केवल विकास ही राजनीति नहीं है। समाज बदले, आपको कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, रिलीजन, इन सब चीजों का बढ़ावा हो, इसमें मेरा बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट है। मैं खिलाड़ियों के को प्रोत्साहित करने का काम बहुत बड़े स्केल पे करता हूँ। आर्ट एंड कल्चर के लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ। धर्म के विषय पर, ये नहीं कि मैं जिस धर्म से आता हूँ केवल उसी का समर्थन करता हूँ, बट हर वो धर्म जो शांति प्रिय ढंग से, सनातन धर्म के अलावा और भी जो धर्म है उसका आप जी जी, मैं सभी के प्रोग्राम्स में भी जाता हूँ और उनको इनकरेज भी करता हूँ। तो मेरी रुचि राजनीति में रहते हुए इन सब चीजों को बढ़ावा देने की ही रहती है। खेल में कौन सा खेल आपको पसंद है? देखिए, मैं खेलने को तो मैं क्रिकेट खेलता था, अपने स्कूल के टीम के साथ साथ मैं जिला से भी में भी प्रयासरत रहा खेलने के लिए, और आज भी मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा मैंने अगर बदलाव किसी खेल में लाया है तो वो हजारीबाग में फुटबॉल को लेकर के है। एक हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं, नमो फुटबॉल टूर्नामेंट। ये हजारीबाग के लगभग 8 से 10 प्रखंडों में होता है और इसमें लगभग 500 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। हम लोग प्रत्येक खिलाड़ी को जो ड्रेस है, जर्सी और जो अदर प्लेइंग इक्विपमेंट्स है वो देते हैं, और प्रत्येक वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन जो है लगातार करते आ रहे हैं। कोविड में 1-2 साल शायद इसको मिस हुआ होगा, लेकिन ये इस साल भी अभी इसका समापन 2 दिन पहले हम लोगों ने बड़कागांव प्रखंड से जो है किया है, और इस साल भी लगभग 500 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए अपने परिवार के लिए आप कितना समय निकाल पाते हैं? देखिए, ये एक मुश्किल प्रश्न है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा आसानी है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, पत्नी अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में काम करती है तो वो भी व्यस्त है, तो समय तो कम निकलता है, लेकिन जितना भी निकलता है वो क्वालिटी टाइम हम लोग आपस में जरूर बिताते हैं। जब आप अपने क्षेत्र के किसी समस्या का निराकरण नहीं कर पाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, बड़ा मजबूरी लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि क्षेत्र का विधायक या उसका जनप्रतिनिधि उसके हर समस्या को उठा सकेगा या उसका निराकरण करा सकेगा, लेकिन हम लोगों के हाथ में वो कलम नहीं है कि हम किसी आदेश को जो है पास कर सके। हमारा कलम केवल प्रयास के लिए चलता है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो प्रयास करते हैं, और प्रयास ऐसा रहता है कि क्षेत्र की जनता का काम हो। कई एक बार होता भी है, कई एक बार नहीं भी होता। अब एक मैं उदाहरण आपको दूंगा। एक इसी राज्य में डीजे बजाने पर प्रतिबंध सिलेक्टिव त्योहारों में है। किसी त्योहार में डीजे बजता है, किसी में नहीं बजने दिया जाता। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि भाई एक समानांतर नीति जो है सरकार को अपनानी चाहिए कि अगर डीजे नहीं बजेगा तो कभी नहीं बजेगा और कहीं नहीं बजेगा, तब भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन किसी त्योहार में बजेगा, किसी में नहीं बजेगा, किसी क्षेत्र में बजेगा, किसी क्षेत्र में नहीं बजेगा, तो ये एक पक्षपातपूर्ण का रवैया है। लेकिन मेरे बहुत लड़ने के बावजूद भी, पार्टी के भी पूरे समर्थन के बावजूद इस समस्या का निदान नहीं निकल पाया। अफसोस बहुत हुआ, लेकिन मैंने देखा कि क्षेत्र की जनता ने मेरे प्रयासों को जरूर सराहा, और उनको ऐसा लगा कि जिस काम के लिए उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि को चुना है वो काम शायद मैं कर पा रहा हूं। ये एक संयोग कह सकते हैं कि जब से आप विधायक बने यानी 2014 से, और तब से झारखंड में एक अस्थाई सरकार, रघुवर जी की सरकार 5 साल चली, हेमंत जी की सरकार का 4 साल ये पूरा होने जा रहा है, अगला साल 5वां साल में तो जो अस्थाई सरकार को आप किस रूप में देखते हैं? और उसके पहले जो सरकारें बनती थी कुछ अवधि के लिए बनती थी, तो जो अस्थाई सरकार में क्या अंतर आप पाते हैं? देखिए, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा जरूरी पहलू है कि जिनकी भी सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए।
आज आप केंद्र में भी देखेंगे पिछले 14 से लगभग 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 19 में भी रिपीट हुई। आप 10 साल केंद्र की सरकार को देखेंगे, उसके कार्यकाल को देखेंगे, उसकी उपलब्धियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले 30 सालों में जो मिली जुली सरकारें बनती थी, गठबंधन की सरकारें बनती थी, मजबूरी की जो सरकारें बनती थी, उससे कहीं कारगर ये रहा। झारखंड के परिदेश में भी जो 2014 से 2019 का जो कार्यकाल रहा, ये स्वर्णिम कार्यकाल रहा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लें, विकास का जो पैमाना 2014 से 2019 के बीच में माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो लिखा गया, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। 19 के बाद आप कह सकते हैं कि परमानेंट सरकार है, बहुमत की सरकार है, लेकिन जितने मुश्किलों से ये सरकार घिरी हुई है, इसकी स्थिति किसी मिली जुली सरकार के बराबर ही देखने को आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं वकालत करता हूं और आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि सरकार जिसकी भी चुने, हमेशा बहुमत की सरकार चुने ताकि राज्य प्रगति कर सके। आप समिति के सभापति सदस्य भी रहे हैं, इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा है? देखिए, मैं अलग अलग समितियों में रहा हूं, हालांकि इस टर्म में मुझे एक ही समिति में मैं पिछले 4 सालों से हूं, प्रश्न अनागत समिति में। मेरा प्रयास रहा है कि जिस समिति में मैं हूं उसके जो काम है उसको मैं देख सकूं और अच्छे से कर सकूं, यही मेरा प्रयास रहा है। अपने क्षेत्र में 2 ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं कर पाए? देखिए, मेरा जो है सेमी अर्बन क्षेत्र है, हजारीबाग टाउन का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगता है, हालांकि फिर भी 60% जो है वो देहात ही है। लेकिन 2 काम बड़े बहुत जरूरी अत्यावश्यक काम हमारे क्षेत्र का है। एक, ये जो तार है, बिजली का तार, इसको अंडरग्राउंड करवाना, इससे सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। और दूसरा काम है जो ट्रैफिक जैम होता है हमारे शहर का, जिससे गांव के लोग भी परेशान होते हैं, शहर के लोग भी परेशान होते हैं, तो इसका निराकरण करना। हम लोग दोनों के लिए प्रयासरत हैं और देखिए कब इन दोनों कामों का संयोग हो सकेगा कि हम करा पाएंगे इसको। राजनीति या सामाजिक जीवन में कौन लोग आपको प्रेरित करते हैं? देखिए, मैं राजनीति में थोड़ा हार्ड लाइनर हूँ। हार्ड लाइनर जब बोलूंगा तो मेरा मेरा दिशा स्पष्ट रहता है कि करना है, नहीं करना है। मैं कभी बीच बाज का कि देखेंगे करेंगे वाला अप्रोच का व्यक्ति नहीं हूं। तो वैसे लोग जो कठोर डिसीजन लेते हो, इनफैक्ट अगर लेते हैं, वो हमको बड़ा प्रेरित करते हैं। और वैसे लोग जो संघर्ष करके बिना किसी के डर के, बिना किसी के बहकावे के, अगर जो मिशन है उनका उसको एकम्प्लिश करने में अगर आगे बढ़ते हैं, वैसे लोगों को मेरा हृदय से उनके प्रति नमन रहता है, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। तो इसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड को बने हुए लगभग 23 साल हो गया। झारखंड अभी युवा है। जितनी प्रगति इस राज्य को करनी चाहिए थी इनके रिसोर्सेज के अनुरूप, उतनी प्रगति शायद हम लोग नहीं कर पाए। इस राज्य की जनता को चिंता करना चाहिए कि कैसे परिस्थितियां ऐसी बने कि झारखंड भी इस देश के विकसित राज्यों में सम्मिलित होकर के यहाँ के जो लोग पलायन करते हैं, तो ये एक एम्प्लॉयर राज्य बने कि हमारे लोग बाहर नौकरियों के लिए नहीं जाएं, बल्कि हम बाहर के लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित करें नौकरी पाने के लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है इस राज्य का और इसके प्रति हम सभी लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। को पढ़ने लिखने में भी आपकी अभिरुचि रही है, तो किसे पढ़ना चाहते हैं, किन पुस्तकों को आप पढ़ना चाहते हैं? देखिए, अब तो पढ़ने का जमाना थोड़ा कम हो गया है, तो अब वीडियो के माध्यम से या अब आप सुनने का ही काम ज्यादा करते हैं। तो जो भी अच्छे ओरेटर्स हैं, जो क्वालिटी बात करते हैं, जो क्वालिटी का मार्गदर्शन देते हैं,
मैं उनके वीडियोस को ही सुनता हूँ सोने के पहले, उठने के बाद, या जब मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ। तो जो अच्छे सामाजिक चिंतक हैं या जो अच्छे राजनेता हैं, उनका जो वक्तव्य होता है मैं उसको जरूर सुनता हूँ। और पढ़ने का तो सही पूछिए तो थोड़ा समय कम मिल पाता है, लेकिन सुनने का काम मैं बहुत करता हूँ। तो ये थे परेश जायसवाल जी, और इन्होंने बहुत ही विस्तार से अपनी बातों को रखने का काम किया। हम आपसे यही विदा लेते हैं, और एक बार आपको मेरा जोहार। धन्यवाद। किसी नए मेहमान के साथ हम आपसे रूबरू होंगे।